व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर को जिनका नाम है फ्रांत्स फैनन। इस वीडियो में सबसे पहले हम फैनन की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, फिर उनकी कंट्रीब्यूशन, मेजर वर्क्स और कुछ की टर्म्स को देखेंगे। तो चलिए फैनन के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये 1925 में मार्टिनिक में पैदा हुए। ये एक कैरिबियन आइलैंड है। मार्टिनिक में ब्लैक कम्युनिटी थी, यानी ज़्यादातर काले लोग रहते थे। और जब फैनन पैदा हुए तब मार्टिनिक एक फ्रेंच कॉलोनी थी, यानी इस पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस ने इसे कॉलोनाइज किया हुआ था। तो शुरू से ही फैनन ने कॉलोनियलिज्म देखा था, इसे एक्सपीरियंस किया था। फिर वर्ल्ड वार 2 में फैनन ने फ्रेंच फोर्सेस को ज्वाइन भी कर लिया और फ्रेंच फोर्सेस के साथ मिलकर नाजी पार्टी के खिलाफ लड़ने लगे, उनके अगेंस्ट हो गए। लेकिन फैनन ने देखा कि फ्रेंच आर्मी में ब्लैक सोल्जर्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है, ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है। इन सब चीज़ों को फैनन ने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद फैनन फ्रांस चले गए और वहाँ उन्होंने साइकाइट्री और मेडिसिन पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ भी उन्होंने ये रेशियल डिवीजन्स देखी, यानी रंग की बुनियाद पर ये काले और गोरे में फ़र्क महसूस किया। लेकिन फिर फैनन अल्जीरिया चले गए, एक साइकाइट्रिस्ट बन गए और हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। अल्जीरिया भी उस वक्त फ्रेंच कॉलोनी थी, यानी फ्रांस ने अल्जीरिया पर भी कब्जा किया हुआ था, उसे भी कॉलोनाइज किया हुआ था। वहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, वहाँ भी ब्लैक पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन्हें ओप्रेस किया जाता था। ब्लैक्स को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था। इस तरह अपने ही कंट्री में, अपनी ही ज़मीन पर ब्लैक कम्युनिटी को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। उस वक्त अल्जीरिया ओटमन कंट्रोल के अंडर था और अल्जीरिया का कल्चर बहुत रिच था। लेकिन फ्रांस ने अपनी एम्पायर बढ़ाने के लिए और नॉर्थ अफ्रीका पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया। फ्रेंच मिलिट्री ने अल्जीरिया के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया, उनसे उनका कारोबार छीन लिया, फॉर्म से निकाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच पीपल वहाँ सेटल होना शुरू हो गए। और फिर फ्रांस ने डिक्लेयर किया, यानी इस बात का ऐलान किया कि अल्जीरिया उनकी टेरिटरी का हिस्सा है। फ्रांस ने वहाँ अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की। बहुत सारे अल्जीरियंस को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पर मजबूर किया गया। लेकिन फिर 1954 तक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, तो अल्जीरिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू की। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करना शुरू किया, यानी अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, जो 1962 तक रही। इस दौरान अल्जीरिया में बहुत वायलेंस था, लेकिन फिर नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनी, तो फैनन भी इसमें शामिल हो गए और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन कर ली, जिसका मकसद ये था कि फ्रेंच कंट्रोल को ख़त्म किया जाए। लेकिन फ्रेंच आर्मी ने अल्जीरियंस को मज़ीद ओप्रेस करना शुरू कर दिया। इसका जवाब भी बहुत हार्श रिप्रेशन के साथ दिया। इन सारी चीज़ों का ब्लैक्स पर बहुत बुरा असर हुआ। अब फैनन के पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत परेशान थे। फिर फाइनली 1962 में फ्रांस ने अल्जीरिया को आज़ाद कर दिया। लेकिन इन सारी सिचुएशंस का अल्जीरिया पर बहुत बुरा असर हुआ और फ्रांस अपने आसार हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया। फिर फैनन ने राइटिंग भी शुरू कर दी, यानी लिखना शुरू कर दिया कि किस तरह ये कॉलोनियल रूल अल्जीरिया के लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। अल्जीरियंस अपने ही कंट्री में सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत लिमिटेड कर दिया गया, यहाँ तक कि वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर पाते थे। इनका सबसे फेमस वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क्स, जो 1952 में पब्लिश हुआ।
इस किताब में फैनन ने कॉलोनाइजेशन के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को बयान किया है कि किस तरह इस कॉलोनियल रूल ने ब्लैक पीपल को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया। शुरू में जब ये कॉलोनाइजेशन हुई, यानी जब फ्रांस ने अल्जीरिया को कॉलोनाइज किया, तो इस कॉलोनियल रूल के बिल्कुल शुरू में ब्लैक पीपल ने फ्रांस के लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया, उनके कस्टम्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उनकी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग और उनके कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन ये करते करते फिर ऐसा टाइम आया कि ब्लैक पीपल ने अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपनी ट्रेडिशंस, अपना कल्चर छोड़कर फ्रेंच लोगों का कल्चर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को इन्फीरियर समझने लगे और एलियनेटेड महसूस करने लगे। इस तरह फैनन कहते हैं कि उन्होंने ब्लैक स्किन के ऊपर वाइट मास्क पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन इन सारी चीज़ों के बदले वो अपने कल्चर से दूर हो गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो दी। फिर इसके बाद 1959 में फैनन ने एक और वर्क लिखा, अ डाइंग कॉलोनियलिज्म, जिसे ईयर 5 ऑफ द अल्जीरियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस किताब में फैनन ने अल्जीरिया के लोगों की स्ट्रगल्स बताई हैं कि किस तरह वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कॉलोनियल रूल के खिलाफ सब मिलकर लड़ रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्जीरियन वुमेन का बहुत ट्रेडिशनल रोल होता था कि वो सिर्फ घरों तक रहती थीं, लेकिन इंडिपेंडेंस के लिए औरतें भी लड़ी और उन्होंने खुलकर प्रोटेस्ट किया। इस तरह फैनन कहते हैं कि रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, बल्कि ये सोसाइटी और आइडेंटिटी बनाता है। फिर फैनन का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है द रेचेड ऑफ द अर्थ, जो 1961 में पब्लिश हुआ। इसमें फैनन दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक है डीकोलोनाइजेशन और दूसरी है नेटिव इंटेलेक्चुअल। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन क्या है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कॉलोनियल रूल का ख़त्म होना, यानी कॉलोनियल रूल का एंड हो जाना। फैनन कहते हैं कि ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल सिंपल या पीसफुल नहीं होता, बल्कि इसमें भी वायलेंस होता है। यानी अगर किसी एक कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज किया है, मिसाल के तौर पर फ्रांस ने अल्जीरिया को कॉलोनाइज किया, अल्जीरिया पर कब्जा किया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि फ्रांस खुद ही सुकून से अल्जीरिया को छोड़कर चला जाए, यानी वहाँ से पीसफुली निकल जाए। फैनन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्जीरिया को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना थी। यानी अगर फ्रेंच पीपल ने, यानी कॉलोनाइजर्स ने अल्जीरिया में वायलेंस किया, उन्हें ऑप्रेस किया, तो अब अल्जीरिया को भी आज़ादी हासिल करने के लिए वायलेंस करना होगा, तभी अल्जीरिया इस फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आज़ादी हासिल कर सकता था। इस तरह अल्जीरिया ने काउंटर वायलेंस किया और इंडिपेंडेंस हासिल की और डीकोलोनाइज हुआ। फैनन कहते हैं कि ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस पीसफुल नहीं होता, बल्कि इसमें भी वायलेंस होता है, फाइट होती है। फिर फैनन नेटिव इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं। नेटिव इंटेलेक्चुअल्स वो लोग हैं जिन पर कब्जा किया गया, यानी कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ के लोग नेटिव इंटेलेक्चुअल्स हैं। फैनन कहता है कि इस पूरे डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में नेटिव इंटेलेक्चुअल्स 3 फेजेस से गुजरते हैं, यानी 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है एसिमिलेशन फेज़। ये कॉलोनियल रूल के शुरू का टाइम होता है जब कॉलोनाइज्ड लोग, यानी जिन पर कब्जा किया गया होता है, वो कॉलोनाइजर्स के कल्चर और उनकी वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं, उन्हें इमिटेट करते हैं। यानी जिस तरह शुरू में अल्जीरिया के लोगों ने फ्रेंच लोगों को कॉपी किया, उनकी ड्रेसिंग, उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, उन जैसा बनने की कोशिश की। तो ये एसिमिलेशन फेज़ है, यानी इसमें कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोगों के दरमियान एसिमिलेशन होती है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, मिक्स होते हैं। फिर दूसरा है सेल्फ डिस्कवरी और नेशनलिस्ट फेज़। इसमें कॉलोनाइज्ड लोगों को कॉलोनियल रूल की इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस की समझ आना शुरू हो जाती है। यानी कॉलोनाइज्ड लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें ऑप्रेस किया जा रहा है,
उन्हें उनके कल्चर और लैंग्वेज से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। फिर तीसरा है रेवोल्यूशनरी फेज़। इसमें नेटिव इंटेलेक्चुअल्स रेजिस्ट करते हैं, अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं, एक साथ मिलकर इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी वैल्यूज़ को रीस्टोर करते हैं। ये था फैनन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क द रेचेड ऑफ द अर्थ। फिर इसके बाद है टुवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, जो 1964 में पब्लिश हुआ, और ये एसेस की कलेक्शन है, यानी इसमें कुछ एसेस हैं जिनमें फैनन नेशनल लिबरेशन की बात करते हैं और रेशियल आइडेंटिटी की बात करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।